शर्मिंदगी का एहसास। मैं जब तक अफसर रहा हमेशा ऐश के ही बारे में ही सोचता रहा। मेरा विश्वास, मेरा ईमान, मेरा धर्म और मेरी इंसानियत सब ऐश परस्ती में डूबी रही। लेकिन एक घटना ने मुझे ऐसा शर्मिंदा किया कि जब भी वह घटना याद आती है मैं सिहर उठता हूँ। हुआ यह था कि मैं उस दिन पत्नी के बार बार कहने पर उसके साथ बाजार तक चला गया था। मैंने जैसे ही कार शॉपिंग सेंटर के बाहर रोकी, मेरी कार के पास एक औरत आकर खड़ी हो गई। मैं जैसे ही कार से उतरा, वह मेरी ओर लपकी। मेरे देखते ही देखते एकदम से झुककर उसने मेरे दोनों पैर पकड़ लिए। अरे अरे, कौन हो तुम? ये क्या कर रही हो? पीछे हटो, मैंने पीछे हटते हुए कहा। क्या बात है बहन? मेरी पत्नी ने पास जाकर उस औरत के कंधे पर हाथ रखकर पूछा। औरत ने एक बार मेरी पत्नी की ओर देखा। उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर वह याचक दृष्टि से मेरी ओर देखने लगी। मुझे लगा ये कोई मांगने वाली है। इस तरह के बाजारों में मांगने वाले घूमते भी रहते हैं, लेकिन यह औरत उनसे एकदम अलग लग रही थी। उसने साफ सुथरी साड़ी बड़े सलीके से पहन रखी थी। उसने आंखों तक घूंघट भी कर रखा था। देखने में भी ऐसी खूबसूरत थी कि किसी भी मर्द का दिल आ जाए। अगर वह याचक दृष्टि के बजाय मुझे प्यार भरी दृष्टि से देख रही होती तो मैं बिना सोच समझे उस पर मर मिटता। उसका चेहरा काफी आकर्षक था, रंग भी गोरा था, लेकिन पत्नी के साथ होने की वजह से चाहकर भी मैं उसकी ओर ज्यादा देर तक नहीं देख सका था। लो, ये रख लो। पत्नी की इस बात पर मैं चौंका। वह 5 रुपए का नोट उस औरत की ओर बढ़ाते हुए कह रही थी, इसे रख लो और हमें जाने दो। औरत बिना रुपए लिए पीछे हट गई। पत्नी ने कई बार कहा तो उसने हाथ जोड़कर इनकार में सिर हिला दिया और याचक दृष्टि से मुझे इस तरह ताकती रही जैसे कह रही हो कि मेरी हालत पर दया करो। मुझे लगा कि शायद वह भीख मांगने का नया तरीका है। शायद वह 5 रुपए से ज्यादा चाहती है। इसीलिए मैंने उसे दुत्कारने वाले अंदाज में कहा, हट सामने से। तुम जैसे लोगों को एक पैसा नहीं देना चाहिए। ये नहीं कि जो मिल रहा है उसे लेकर हट जाएं। अरे, आप तो नाराज हो गए। मेरी पत्नी ने मेरा हाथ थाम कर कहा, ऐसा नहीं कहते। गरीबों की हाय लेना अच्छी बात नहीं है। इसके बाद उसने औरत से कहा, बहन ये लो 5 रुपए और हमें जाने दो। औरत हमारे सामने से हट तो गई, लेकिन मैंने देखा उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने रुपए नहीं लिए थे। हम दोनों आगे बढ़ गए। पत्नी ने शॉपिंग सेंटर में दाखिल होते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि वह भीख मांगने वाली नहीं है। आप अफसर हैं, हो सकता है आपसे कोई काम कराना चाहती हो। मेरे माथे पर कहाँ लिखा है कि मैं अफसर हूँ? मैंने खींचते हुए कहा। आप इतने गुमनाम भी नहीं हैं। यह भी संभव है कि उसने आपको आपके ऑफिस में देखा हो। पत्नी ने कहा। देखा होगा भई, मैंने उकताते हुए कहा। अब तुम उसे छोड़ो और अपना काम करो। थोड़ी देर बाद हम जैसे ही शॉपिंग सेंटर से बाहर आए, वह फिर हमारे सामने पहले की ही तरह हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और होंठ इस तरह कांप रहे थे जैसे वह कुछ कहना चाहती हो, लेकिन भावनाओं में बहकर उसकी जुबान से शब्द न निकल रहे हों। उसे हैरानी से देखते हुए मैंने 10 का नोट निकालकर उसकी ओर बढ़ाया तो उसने लेने से मना कर दिया। मैंने कहा, जब पैसे नहीं लेने तो यह नाटक क्यों कर रही हो? इस तरह बात न करें। पत्नी ने मेरे चेहरे को पढ़ने की कोशिश करते हुए कहा, बहन अगर ये कम है तो मैं और दे देती हूँ, लेकिन तुम रोना बंद कर दो। इतना कहकर मेरी पत्नी ने जैसे ही पर्स खोला, उसने हाथ के इशारे से मना कर दिया। वह जिस तरह रो रही थी उसे देखकर मेरी पत्नी काफ़ी दुखी हो गई थी। मुझे लगा हम कुछ देर और यहाँ रुके रहे तो मेरी पत्नी भी रो देंगी। हमारे पास से गुजरने वाले लोग रुक रुक कर दृश्य को देख रहे थे, जिससे मुझे उलझन सी हो रही थी। नाराज होकर मैंने थोड़ा तेज स्वर में कहा, तुम क्या चाहती हो? ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। न तुम पैसे ले रही हो और न यह बता रही हो कि तुम्हें चाहिए क्या। इतना कहकर मैंने पत्नी का हाथ थामा और तेजी से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। मेरे साथ चलते हुए पत्नी ने कहा, पता नहीं बेचारी क्या चाहती है। कोई तो बात होगी जो वह इस तरह रो रही है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि पूछने पर कुछ नहीं बता भी नहीं रही है। छोड़ो, अब उसकी बातें ख़त्म करो, मैंने झल्लाते हुए कहा। हालांकि मैं खुद उसी औरत के बारे में सोच रहा था, लेकिन मेरे सोचने का नज़रिया कुछ और था। वह काफ़ी सुंदर थी। रोते हुए वह और भी सुंदर लग रही थी। साड़ी में उसका शरीर काफ़ी आकर्षक लग रहा था। अगर वह रोने के बजाय ढंग से बात करती तो मैं उसे ऑफिस आने को ज़रूर कहता। पैसे न लेने से मैं समझ गया था कि वह भीख मांगने वाली नहीं थी, वह किसी दूसरे ही मकसद से आई थी।
अब आप क्या सोचने लगे? पत्नी ने थोड़ी ऊंची आवाज में पूछा। कुछ नहीं, सोचना क्या है? शाम को ऑफिस की जो मीटिंग होने वाली है उसी के बारे में सोच रहा था, मैंने धीमे से कहा। कार चलाते हुए ज्यादा कुछ न सोचा करें, क्योंकि सोचते समय कुछ नजर नहीं आता। पत्नी ने यह बात इस तरह कही जैसे मैं कोई बच्चा हूं और वह मुझे समझा रही हो। अगले दिन सवेरे मैं ऑफिस जाने के लिए घर से निकला तो यह देखकर हैरान रह गया कि वही औरत कोठी के गेट से सटी खड़ी थी। उसके साथ एक लड़का भी था। गेट से निकलकर जैसे ही मैं कार की ओर बढ़ा, औरत मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। कल की तरह उस समय भी उसने दोनों हाथ जोड़ रखे थे और याचना भरी नजरों से मेरी ओर ताक रही थी। उस समय मेरे साथ पत्नी नहीं थी, इसलिए मैंने औरत को गौर से देखा। सचमुच वह बहुत सुंदर थी। मैं कुछ कहता, उसके पहले ही उसने झुककर मेरे पैर पकड़ लिए। क्या बात है भई, तुम बताती क्यों नहीं? मैंने उसे बाहों से पकड़कर खड़ा करने की कोशिश करते हुए कहा। उसकी बाहें बहुत कोमल थीं, मुझे सिहरन सी हुई। मैंने कहा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, जो कुछ भी कहना है जल्दी कहो। साहब, हम कई दिनों से आपके ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं, औरत के बजाय उसके साथ खड़े लड़के ने कहा। लेकिन आपका चपरासी, बात क्या है, बताओ। चपरासी की छोड़ो, मैंने लड़के की बात काटते हुए कहा। लेकिन मेरी नज़रें औरत के चेहरे पर ही जमी थीं। इनके पति, लड़के ने कहा, जो रिश्ते में मेरे मामा लगते हैं। तुम रिश्ते की बात छोड़ो, काम की बात करो, मैंने डांटने वाले अंदाज में कहा। जी, इनके पति यानी मेरे मामा को पुलिस ने बिना किसी अपराध के पकड़ लिया है। उन्हीं को छुड़ाने के लिए यह कई दिनों से आपके पास आ रही हैं। लड़के ने जल्दी से कहा। आप इनके पति को छुड़वा दीजिए साहब, इनका और कोई नहीं है। मेरा मामा बहुत ही सीधा साधा आदमी है। आज तक उसने कोई गलत काम नहीं किया। जहाँ हंगामा हुआ था वहाँ वह शरबत का ठेला लगाता था। हंगामा करने वाले तो भाग गए, पुलिस मेरे मामा को पकड़ ले गई। अब वे मामा को छोड़ने के लिए 5,000 रुपये मांग रहे हैं। हमारे पास इतने रुपए नहीं हैं, लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? पुलिस का मामला है, जो कुछ करना होगा वही करेगी। आप बहुत कुछ कर सकते हैं साहब, लड़के ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। औरत आगे बढ़ी और मेरे पैरों की ओर झुकी। तभी मैं पीछे हटकर बोला, इस तरह बार बार मेरे पैरों को मत पकड़ो, यह ठीक नहीं है। रही बात तुम्हारे पति की, तो वह निर्दोष होगा तो अदालत से छूट जाएगा। साहब, पता नहीं अदालत कब छोड़ेगी। अगर आप चाहें तो 5 मिनट में छुड़वा सकते हैं, लड़के ने धीमी आवाज में कहा। हमारे ऊपर दया करें साहब, हमारा और कोई नहीं है। वह औरत इस लायक थी कि उसे ऑफिस बुलाया जा सकता था। वहां उससे इत्मीनान से बात भी की जा सकती थी। मैंने अपना विजिटिंग कार्ड लड़के को देते हुए कहा, यह मेरा कार्ड है, तुम इन्हें लेकर मेरे ऑफिस आ जाओ, शायद मैं तुम्हारा काम करा सकूं। इसके बाद मैं ऑफिस चला गया, लेकिन उस दिन मेरा मन काम में नहीं लग रहा था। फाइलों को देखते हुए मुझे बार बार उस औरत की याद आ रही थी। मुझे लग रहा था कि वह आती ही होगी, लेकिन उस दिन वह नहीं आई। घर आते हुए मैं उसी के ख्यालों में डूबा रहा। यही सोचता रहा कि पता नहीं वह क्यों नहीं आई। अगले दिन मैं ऑफिस पहुंचा तो वह औरत और लड़का मुझे ऑफिस के गेट के सामने खड़े दिखाई दे गए। मैं जैसे ही कार से उतरा, दोनों मेरे पास आ गए। मैंने उन्हें सवालिया नज़रों से घूरते हुए कहा, तुम्हें तो कल ही आना चाहिए था। हम कल आए तो थे साहब, लेकिन आपके चपरासी ने कहा कि साहब बहुत व्यस्त हैं, इसलिए वह किसी से नहीं मिल सकते। लड़के ने कहा, तुमने उसे मेरा कार्ड नहीं दिखाया? दिखाया था साहब, लड़के ने कहा। चपरासी ने कार्ड देखा ही नहीं, कहा कि इसे जेब में रखो, फिर कभी आ जाना। ठीक है, 10 मिनट बाद मेरी केबिन के सामने आओ, मैं तुम्हें बुलवाता हूँ, मैंने औरत को नज़र भर कर देखते हुए कहा। 10 मिनट बाद दोनों मेरे सामने बैठे थे। लड़के ने फिर वही कहानी दोहराई। मैंने उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जो हंगामा हुआ था उसका मुझे पता था। यह भी पता था कि उस मामले में कोई असली अपराधी नहीं पकड़ा गया था। मैंने हंगामा होने वाले इलाके के थाना प्रभारी को फ़ोन किया। जब उसने बताया कि अभी महिला के पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं है, तो मैंने कहा, जब तक मैं दोबारा फ़ोन न करूं, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई मत करना। इतना कहकर मैंने फ़ोन काट दिया। वह औरत और लड़का मेरी तरफ ताक रहे थे। मेरे फ़ोन रखते ही लड़के ने कहा, साहब, उसने कुछ नहीं किया। तुमने बाहर स्टेशनरी वाली दुकान देखी है? मैंने लड़के से पूछा। जी, वह किताबों वाली दुकान। लड़के ने कहा, हाँ, तुम ऐसा करो, मैंने उसे 10 रुपए का नोट देते हुए कहा, उस दुकान से एक दस्ता कागज़ ले आओ, उसके बाद बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। लड़का 10 रुपए का नोट लेने के बजाय बोला, मेरे पास पैसे हैं साहब, मैं ले आता हूँ कागज़।
लड़का चला गया तो मैंने औरत को चाहत भरी नज़रों से देखते हुए कहा, तुम्हारा काम तो हो जाएगा, लेकिन तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। मेरी इस बात का मतलब वह तुरंत समझ गई। मैंने उसके चेहरे के बदलते रंग से इस बात का अंदाज़ा लगा लिया था। फिर औरतें तो नज़रों से ही अंदाज़ा लगा लेती हैं कि मर्द क्या चाहता है। मैंने अपनी इच्छा को शब्दों का रूप दे दिया। मैंने कहा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारा पति कम से कम 3 सालों के लिए जेल चला जाएगा। पुलिस ने उसे हंगामे के मुकदमे में नामजद किया है। यह कहते हुए मेरी नज़रें औरत के चेहरे पर जमी रहीं और मैं उसे पढ़ने की कोशिश कर रहा था। मैंने आगे कहा, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा पति घर आ जाए तो तुम आज 4 बजे अमर कॉलोनी के स्टॉप पर मुझे मिल जाना। स्टॉप से थोड़ा हटकर खड़ी होना, जिससे मैं तुम्हें आसानी से पहचान सकूं। अगर तुम नहीं आई तो मैं यही समझूंगा कि तुम अपने शौहर की रिहाई नहीं कराना चाहती। औरत सिर झुकाए बैठी रही। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। मैं उसके जवाब की प्रतीक्षा करता रहा। जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो मैं समझ गया कि चुप का मतलब रजामंदी है। मैंने कहा, तुम वहां अकेली ही आना। अगर कोई साथ होगा तो फिर तुम्हारा काम नहीं होगा। उसने सहमति में सिर हिलाकर गर्दन झुका ली। लड़के के आने तक मैं उसे तसल्ली देता हुआ उसकी खूबसूरती की तारीफें करता रहा, लेकिन उसने मेरी तरफ देखकर जरा भी खुशी प्रकट नहीं की। वह मूर्ति की तरह बैठी मेरी बातें सुनती रही। लड़के के आने के बाद मैंने उसे विदा करते हुए कहा, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारा पति कल तक छूट जाए। दोनों के जाने के बाद मैं ऑफिस के कामों को निपटाने लगा, लेकिन मन में जो लड्डू फूट रहे थे वे मुझे उलझाए हुए थे। ठीक 4 बजे मैं अपनी कार से अमर कॉलोनी के बस स्टॉप पर पहुंच गया। दरवाजा खोलकर मैं बाहर निकलने ही वाला था कि उस औरत को अपनी ओर आते देखा। जालिम की चाल दिल में उतर जाने वाली थी। थोड़ी देर में उस सुंदर चीज को पहलू में लिए मैं उस फ्लैट की ओर जा रहा था जो मैंने अपनी अय्याशियों के लिए ले रखा था। मेरी कार हवा से बातें कर रही थी। पूरे रास्ते न तो उस औरत ने होंठ खोले और न ही मैंने कुछ कहा। फ्लैट में पहुंचकर पहले मैंने अपना हलक गीला किया, जिससे मजा दोगुना हो सके। जब अंदर का शैतान पूरी तरह से जाग उठा तो मैंने उसकी ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, मुझे कतई विश्वास नहीं था कि तुम इतनी आसानी से मान जाओगी। मेरा ख्याल है कि तुम्हें अपने पति से बहुत ज्यादा प्यार है। तुम अपने प्यार को जेल जाते नहीं देख सकती थी। मैं अपनी बातें कह रहा था और वह किसी पत्थर की मूर्ति की भांति निश्चल बैठी फर्श को ताके जा रही थी। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर अपनी ओर खींचा तो वह एकदम से बिस्तर पर गिर गई। गिरते ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे उसका यह अंदाज काफी पसंद आया। अगले दिन शाम को 7 बजे के करीब जब मैं घर पहुंचा तो यह देखकर दंग रह गया कि वह औरत, एक आदमी और मेरी पत्नी लॉन में बैठे चाय पी रहे थे। मुझे देखते ही वह आदमी उठ खड़ा हुआ और मेरे पास आकर मेरे पैर छू लिए। मैंने एक नजर औरत पर डाली। वह नजरें झुकाए खामोश बैठी थी। मैंने उस आदमी की ओर देखा तो उसकी आंखों में मेरे प्रति आभार के भाव थे। वह मुझे बार बार धन्यवाद दे रहा था। वह कह रहा था, साहब, आप बहुत बड़े आदमी हैं। यह एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। अब मेरे अंदर उसका सामना करने का साहस नहीं रह गया था। मैं उससे पीछा छुड़ाकर घर में जाना चाहता था, लेकिन पत्नी ने पीछे से कहा, कहां जा रहे हैं? जरा इधर तो आइए। यह बेचारी कितनी देर से आपका इंतजार कर रही है। आपने इसका काम कराकर बड़े पुण्य का काम किया है। आपकी वजह से मेरा सिर गर्व से ऊंचा हो गया है। मैं बहुत खुश हूं। मैंने पलटकर एक नजर पत्नी की ओर देखा। वह सचमुच बहुत खुश दिख रही थी। मैंने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूं। कहकर मैं तेजी से दरवाजे में घुस गया। बेडरूम में पहुंचकर मैं बिस्तर पर ढेर हो गया। कुछ देर बाद पत्नी मेरे कमरे में आई और बेड पर बैठकर मेरे बालों में अंगुलियां फेरते हुए बोली, तुम्हें कुछ पता है? वह बेचारी गूंगी थी, इसीलिए वह हमें नहीं बता पा रही थी कि उस पर क्या जुल्म हुआ था। इसीलिए आभार व्यक्त करने के लिए वह पति को साथ लाई थी। वह कह रहा था कि अगर उसे जेल हो जाती तो यह बेचारी कहीं की नहीं रह जाती। कोई उसे सहारा देने वाला नहीं था। अब मुझ में इससे अधिक सुनने की ताकत नहीं रह गई थी। मैं अपनी शर्मिंदगी छिपाने के लिए तेजी से उठा और बाथरूम में घुस गया।